वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम समझेंगे अपनी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2, जिसके अंदर हम जानने वाले हैं भारत के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, प्रमुख नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, इन सभी ओवरऑल टॉपिक को हम फिनिश करने वाले हैं और इस चैप्टर को भी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक ब्रीफ एंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ और सीक्वेंस के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे थे राज्य की नीति निर्देशक तत्व की। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं ये जान लीजिए। स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों को समानता के लिए और सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की जरूरत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत सरकार को कुछ निर्देश दिए जाते हैं। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, इससे पहले आप ये समझिए कि आपको मौलिक अधिकार दिए हैं संविधान में, जिसकी रक्षा खुद संविधान करता है कि वो अगर आपको ना मिले तो संविधान के अंदर आप संविधान के माध्यम से आप आवाज उठा सकते हो, न्यायालय के अंदर जा सकते हो और सरकार से अपनी बात रख सकते हो। और यहीं पर किसी भी कानून के माध्यम से, किसी भी चीज के माध्यम से, किसी भी सरकार के माध्यम से इनको चेंज नहीं किया सकता। अगर इनके अंदर कोई चेंज करना है तो इससे पहले आपको संविधान के अंदर संशोधन करना पड़ेगा, तब आप इसके अंदर कोई चेंज कर सकते हो। और यहीं पर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो ये एक ऐसे तत्व होते हैं कि अगर सरकार एबल है तो वो फैसिलिटी अपनी जनता को दे, अगर वो नहीं है एबल तो वो फैसिलिटी अपनी जनता को ना दे। ये इसका मतलब होता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप समझे कि आप इसके खिलाफ, अगर आपको ये ना मिले तो आप इसके खिलाफ न्यायालय के अंदर नहीं जा सकते, आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते, बट आप सरकार से आग्रह कर सकते हो, सरकार से आप कह सकते हो अपने आंदोलनों के माध्यम से कि आपने ये सब्सिडीज, आपने फैसिलिटीज क्यों बंद करी हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल के कुछ बच्चों के छोटे एक लेवल तक उनमें उनके अकाउंटों में पैसे डाले जाते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं उसका खर्चा कर सकें, अपनी ड्रेस खरीद सकें, राइट। तो इस वजह सरकार उनको पैसे देती है। आपके स्कूल के अंदर मिड डे मील आता है, तो मिड डे मील क्या होता है, बेसिकली सरकारी बच्चों के लिए कुछ खाना, जो कि खाना वो खाएं दोपहर के अंदर, स्कूल वाले बच्चों के लिए, सुबह वाले बच्चों के लिए फैसिलिटी होती है। तो अनेक चीजें जो सरकार परफॉर्म करती है, तो ये अगर वो ना भी करे, ये सब चीजें अगर वो ना भी करे तो आप इसके खिलाफ न्यायालय के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि ये इसके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। सरकार एबल है तो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, अगर वो नहीं होगी तो वो नहीं करेगी। तो यही इन दोनों का मेजर डिफरेंस बनता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए, ये पूछा जाएगा आपसे। तो आप कैसे बता सकते हो कि मौलिक अधिकार को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, कोई कानून, कोई संसद, कोई सरकार इसको चेंज नहीं कर सकती। अगर करेगी तो इससे पहले आपको संविधान के अंदर संशोधन करने पड़ेंगे, साथ ही आप इसके खिलाफ अपनी आवाज को न्यायालय में जाकर कह सकते हो। आप किसी के खिलाफ, मतलब सरकार से आग्रह ना भी करें, आप सीधे न्यायालय में जाएंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। सरकार आपको इसको देने से मना नहीं कर सकती। और यहीं पर राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का मतलब ये है कि अगर सरकार दे रही है तो ले लीजिए, नहीं दे रही तो मत लीजिए, बट आप सरकार से आग्रह कर सकते हैं, न्यायालय के अंदर नहीं जा सकते। तो ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। तो होपफुली समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की। मौलिक अधिकारों को तो बहुत समझ लिया हमने कि भाई मेरा ये अधिकार है, मेरा ये अधिकार है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं, वो क्या है। देखिए, 1976 में 42 यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची का समावेश किया। यानी कि आप बताया गया कि भैया हमने अपने नागरिकों को खूब अच्छे से मौलिक अधिकार दिए हैं, जिनके अंदर उनका सबका कल्याण हो रहा है, समता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, बहुत कुछ। तो अब हम ये करेंगे कि भाई आपके कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं जो आपको अपने पूरे करने हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताऊं, आप बहुत सारे बना सकते हो, अब खुद से बना सकते हो कि मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं संवैधानिक औपचारिक अधिकारों की। इसका मतलब क्या होता है, देखिए हमें तरह तरह के अधिकार मिले गए हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार हो गए, है ना, नीति निर्देशक तत्व हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए। अब ये बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं संविधान के माध्यम से, बट इनको कार्य में लाना, इन पर अमल करना भी न्यायालय का एक बहुत ज़रूरी काम होता है। अगर वो नहीं होता तो वो तुरंत इन सब आदेशों को और इन सब चीज़ों को जारी कर देती है। पहला हमारे पास आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है कि जब कभी भी कोई ऐसा आरोपी पकड़ा जाता है पुलिस के माध्यम से, तो तुरंत बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू हो जाता है, क्योंकि उस आरोपी, पकड़े हुए आरोपी को जल्द से जल्द अदालत के अंदर शो करना होता है। अगर अदालत को लगेगा कि वो आरोपी निर्दोष है तो वो उसको रिहा भी कर सकती है।
जिसको बुक के माध्यम से और समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय की किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है इसके माध्यम से। परमादेश का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। इस आदेश को तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानून को संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा, तो इस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ये जब जारी किया जाता है जब कोई भी सरकारी अधिकारी किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को पूरा न करे, अपने कर्तव्यों को पूरा न करे, अपने दायित्वों को पूरा न करे। इसलिए यहाँ पे परमादेश का कानून जारी हो जाता है तो उसको हटाने के लिए या फिर उसका ट्रांसफर या उसको कुछ और विचार करने के लिए, इस तरीके से। फिर हम बात करते हैं निषेध आदेश की। तो जब एक निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालत, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ऐसा उसे करने से रोकने के लिए निषेध आदेश लगाती है। इसलिए हर एक अदालत का अपना अपना क्षेत्र होता है, तो उस क्षेत्र के माध्यम या उस क्षेत्र के बाहर से कोई अदालत कोई किसी और व्यक्ति का फैसला कर देती है, तुरंत उससे ऊपर की अदालतें उसके ऊपर निषेध आदेश लगा देती हैं कि ये आपका हक नहीं है और ना ही आपका कार्य, आप ये ना करें। ठीक है। फिर आता हमारे पास अधिकार परीक्षा। देखो अधिकार परीक्षा का मतलब क्या है, जब किसी व्यक्ति को ऐसे पद पर नियुक्त कर दिया जाता है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उस पद पर कार्य करने से उसको रोक देता है। जैसे कि मान लीजिए हम बात करें कोई भी सरकारी टीचर्स की, पहले के ज़माने में बहुत ऐसे करप्शन हुआ करती थी, सरकारी टीचरों में लग जाते थे, आता कुछ नहीं था बट पढ़ाने लग जाते थे। तो इस तरीके से अब के समय में अगर ऐसा होता है और ऐसा नोटिस किया जाता है तो अधिकार परीक्षा के माध्यम से उसे उस पद पर कार्य करने से रोक दिया जाता है। तो अधिकार परीक्षा हमने जान लिया। फिर आता है हमारे पास उत्प्रेक्षण रिट। इसका मतलब क्या है, देखिए जब कोई निचली अदालत द्वारा या सरकारी अधिकारी द्वारा बिना अधिकार के कोई कार्य किया जाता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेक्षण द्वारा किसी ऊपर अदालत को या अधिकारी को हस्तांतरित कर देती है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक ऐसा केस आता है जो एक पुलिस अधिकारी संभाल रहा है, बट उस पुलिस अधिकारी के बाद जब उसको हटाकर किसी ऊपर के ऑफिसर्स को वो केस दे दिया जाए, तो यही हमारा क्या होता है, उत्प्रेक्षण रिट होता है। जब कोई ऐसा मामला सरकार या न्यायालय नोटिस करता है जिसको अगर चेंज करना पड़े हमें अपने ऑफिसर्स को, तो इसी वजह से उत्प्रेक्षण रिट के द्वारा उस चीज़ को चेंज करके उसके ऑफिसर्स को, उसके अधिकारियों को चेंज कर दिया जाता है। तो ये हमने जान लिया संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हमारे मौलिक कर्तव्य और भी बहुत कुछ। तो होपफुली आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। ये थोड़े मुश्किल टाइप के हैं बट मैं ये मानता हूँ कि समझ में आ गया होगा, बट फिर भी नहीं आया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसी क्लास के अंदर उसी दिन में वो कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज की इस क्लास के अंदर आपका चैप्टर फिनिश होता है, तो नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे हम जल्द से परसों ही क्लास के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।